नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। उत्तराखंड की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे, बता दें। लेकिन आज 20 नवंबर और इस चुनावी माहौल में महाराष्ट्र से लेकर 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव है। इसी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव है और देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग भी सुबह 7 बजे से जारी है। झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, झारखंड में 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। तो बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन समेत 528 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज होगा। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं चुनाव को लेकर, ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। आपको दिखा दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसी के साथ झारखंड में आज दूसरे चरण का चुनाव है और वहां भी वोटिंग जारी है। वहीं झारखंड में 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग होगी और सीएम हेमंत सोरेन समेत 528 उम्मीदवार झारखंड में मैदान में इस वक्त खड़े हैं, जिनकी भाग्य जो किस्मत है वो आज ईवीएम में रिकॉर्ड कर दी जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां की इसी के साथ आपको बता दें महाराष्ट्र से एक और अपडेट, जहां की महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट पर भी यहां पर उपचुनाव होना है, जो कि नांदेड़ लोकसभा सीट है, जो कि पहले कांग्रेस के पास थी। और देखिए पंजाब की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। जी हाँ, वोटिंग जारी है। 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। यूपी की 9 सीटों पर आज होगी वोटिंग। वहीं उत्तराखंड की 1 सीट पर डाले जाएंगे वोट। तो पंजाब की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। केरल की 1 सीट पर वोटिंग। नांदेड़ लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें ये तमाम जानकारी, आज उत्तराखंड की 1 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। केरल के 1 सीट पर वोटिंग होगी उत्तराखंड। और ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग जो है वो की जा रही है। ये हम आपको मतदान केंद्र दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी हो गई है और देखिए यहाँ पर वोटिंग शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर all the youngsters and the elders and the women, they all should come and vote. Whomever they want to vote, that is their choice, but they should come out and vote. And my humble request is, this is the basic duty of every citizen, that whenever there is an election, we should go to the polling booth and vote. And I once again request all the people to come out and vote. Don't wait at home till the evening. Come at your convenient time and vote, so that the democracy will get strengthened by your voting. Sir, please once again, please. Finger, sir. फोटो आमना घ्यायचा आहे, तुमच्या ह्याच्यातून मला टाकायचा कुठला असा सर 8130 को दिखा रहे हैं सीधा लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की, जहां पर वीआईपी वोटर्स भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सभी से समय पर आकर वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें आज 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। इसी के साथ महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होगी और उत्तराखंड की 1 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। पंजाब की 4 सीटों पर उपचुनाव है तो केरल की 1 सीट पर भी उपचुनाव होगा। नांदेड़ लोकसभा, महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट भी उपचुनाव के लिए आज वहां पर भी वोटिंग जारी है। झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव है आज। तो ये तमाम तस्वीरें आपको सीधा मतदान केंद्र से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं।
और ये देखिए बारामती से अजीत पवार की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वो मतदान केंद्र पर पहुंचते नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर अजीत पवार मतदान केंद्र पर पहुंचते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। बारामती की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान को लेकर पल पल की अपडेट आप सुदर्शन न्यूज पर देखते रहिए। हमारा ये मेगा कवरेज जो है आपको बता दें, ये तस्वीरें महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं, अजीत पवार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी यहाँ पर बनी हुई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से ये समझा जा सकता है। तो लगातार ये तस्वीरें बारामती की आप देख रहे हैं। गाड़ी बोल रही चबा चुनाव दिखता है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप ही के घर से कैंडिडेट है। तो देखिए अजीत पवार यहाँ पर मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं। दादा किस तरह से आपका चुनाव दिख रहा है, पहली बार आपके घर इस घर से कैंडिडेट हो रहा है? हम हमेशा जैसा चुनाव में देख रहा हूँ, चुनाव में हमेशा अलग अलग कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। आपको पता होगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन लोकसभा के चुनाव के वक्त भी हमारे ही परिवार के 2 कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और वो चुनाव सबने देखा है। इस दफ़ा भी वैसा ही हुआ है, लेकिन मैंने पूरे बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक दो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने अभी वो उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है। बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। मतदान करायला आलेला आहात या निवडणुकीमध्ये प्रचारात तुम्ही बारामतीमध्ये बघायला मिळालं, अनेक वेळा तुम्ही बारामती हजेरी लावली, अवघड वाटत होती? अवघड नव्हती. ज्यावेळेस आपल्या परिवारातलीच एखादी व्यक्ती उभी राहते त्यावेळेस आपण कुठल्याही परिस्थिती, म्हणजे आम्ही नेहमीच कुठली निवडणूक असेल तर ती निवडणूक आम्ही गांभीर्याने घेत असतो आणि लोकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. मला ही निवडणूक विकासावर न्यायची होती. मला ही निवडणूक सकारात्मक दृष्ट्या कुणावरही टीका टिप्पणी न करता लढायची होती. त्याच्यामुळे मी आणि आमचे जे काही समर्थक होते, माझे प्रचार करणारे सहकारी होते, त्यांनी पण हीच भूमिका घेतली. तुम्ही बघितलं असेल आमच्या बहिणींनी दिलेली बाईट किंवा माझ्या मुलांनी दिलेली बाईट किंवा इतर माझ्या जीवाभावाच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेली बाईट, महायुतीच्या माझ्या सहकाऱ्यांनी दिलेल्या बाईट, कुठल्याही बाईटमध्ये असं काहीतरी वेगळा एक नवीन इश्यू निर्माण होईल अशा प्रकारची कुठलीही गोष्ट आम्ही होऊन द्यायची नाही असं ठरवलेलं होतं. अजून आता आज संध्याकाळी 6 पर्यंत वोटिंग आहे. ती खबरदारी घेऊ. निवडणूक आचारसंहितेचं तंतोतंत पालन कसं आम्हाला लोकांच्याकडनं होईल याबद्दलची पण काळजी आम्ही घेणार आहोत. कुणाच्या बद्दल मला मगाशी काही माझ्या पत्रकार मित्रांनी हा प्रश्न विचारला. त्या संदर्भामध्ये चौकशी करणे आणि चौकशी करून काय सत्य आहे ते पडताळून पाहिलं गेलं पाहिजे. पण मी आता येताना TV बघत होता, त्याच्यामध्ये जे 2 आवाज आहेत मी आपल्याला सांगतो.
की मी नाना नवल्यांना पण नाना पटोलेंना पण अनेक वर्ष ओळखतो. माझ्यावर ते पूर्वी आमदार पण होते, नंतर ते खासदार झाले, नंतर पुन्हा ते आमदार झाले, सभा आमचे स्पीकर होते एकेकाळी, असं त्या सगळ्या पदावर. त्याच्यामुळे त्यांचा आवाज मला चांगला माहिती आहे. अर्थात मी आवाजाच्या बद्दलचा अगदी करेक्ट सांगणार अशातला भाग नाही. बऱ्याचदा हुबेहूब आवाज काढणारे लोक देखील समाजामध्ये आहे. पण त्या दोघांच्या बद्दलचे काही ऐकायला मिळतं त्यांनी जे मांडलेलं आहे, तर दोन्ही व्यक्ती त्याच आहेत. तो सुप्रिया सुळेंचाच आवाज आहे, तो नाना पटोलेंचाच आवाज आहे. तो दादा यही हिंदी में जानना चाहते हैं आपसे कि बिटकॉइन की रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी हो रही है, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, क्या कहना है एग्जैक्टली आपका, क्योंकि ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं. उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज़ के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है. मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ. एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है, और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है. वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे. ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया है. तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है. अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी. इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा. तो इंक्वायरी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे ही खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए. पैसे मिलने का आरोप बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया है. उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है, इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है. इससे कोई नुकसान हो सकता है, इससे कोई नुकसान हो सकता है नहीं, जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है. बिटकॉइन में भी जब आता है आरोप लगाए जाते हैं. अरे ये सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए. इंक्वायरी का अधिकार जिस ऑफिसर को है वो ऑफिसर ठीक तरह से जानकारी लेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा. उसको उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा. दादा, शरद पवार ने जिस तरीके से कहा कि आने वाले समय में योगेंद्र पवार उत्तराधिकारी के तौर पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो चलिए, अजीत पवार को सुन रहे थे आप, और अब इसी के साथ आपको झारखंड चुनाव की तरफ लिए चलते हैं. देखिए, झारखंड के दूसरे चरण की हॉट सीटों की बात करें. धनवार में बाबूलाल मरांडी से लेकर यहां पर किन के बीच जो मुकाबला है वो देखा जा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में. ये आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर. राजमहल सीट की बात करें, अनंत ओझा के विपरीत एमटी राजा भी यहां पर खड़े हुए हैं. दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी देखा जा रहा है. बोरियो की बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम से धनंजय सोरेन का मुकाबला है. जी हां, आपको दिखा दें, ये हॉट सीटों के बारे में हम बात कर रहे हैं. लिट्टीपाड़ा में हेमलाल मुर्मू से बाबूधन मुर्मू का मुकाबला देखा जा रहा है. और रोजगार और बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं झारखंड के चुनाव की, ये आपको दिखा रहे हैं. बेरोजगार और रोजगार जो है ये बड़ा मुद्दा है. यहां पर आदिवासी अधिकार और भूमि अधिग्रहण भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर कि ये वोटिंग जो है आज जारी है. ये मुद्दे हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है झारखंड के चुनाव में. तो ये मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं जिन मुद्दों पर वोटर्स वोटिंग करेंगे. झारखंड के चुनावी मुद्दे, भ्रष्टाचार भी उनमें से एक है, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर अवैध घुसपैठ भी एक बड़ी समस्या है. इन मुद्दों पर आज वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से. झारखंड के बड़े मुद्दे, धर्म परिवर्तन भी इनमें से एक है. तो चलिए अब
आपको बता दें इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए पल पल की अपडेट झारखंड चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ झारखंड से मुकेश खत्री जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ हलचल है वहां पर? इन मुद्दों के बारे में हमने अभी देखा, क्या क्या मुद्दे हैं वहां पर जो लोग वोट कर रहे हैं, कौन कौन से वीआईपी वोटर्स इस वक्त मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि झारखंड का माहौल क्या है, राजनीतिक उत्साह क्या है। मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर अगर झारखंड की बात करें तो शहरी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र के जो रुझान अभी सुबह सुबह लोग अपने मित्रों से सुनने को मिल रहे हैं, सभी बूथों पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और वो बूथ में लंबी कतारों का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ पर आज जो है शिबू सोरेन परिवार के 4 सदस्य जो झारखंड आंदोलन के माने जाते हैं, उनके 4 सदस्यों का आज सबसे इम्पोर्टेंट इम्तिहान है उनके लिए, क्योंकि उनका जो है बेटा हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, बहू कल्पना सोरेन और सीता सोरेन, इन चारों का आज चुनाव होना है जनता के द्वारा। इसके साथ ही ऐसे कई और भी चेहरे हैं जैसे बाबूलाल मरांडी बीजेपी से हैं, जिनको लेकर काफी चर्चा पे है। आसू के सुदेश महतो है, लोबिन हेम्ब्रम है, तो इन सभी जो आज वोट करने के लिए आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनता जिस बात को लेकर आज वोटिंग करेगी उन मुद्दों का क्या है। देखिए, बीजेपी की ओर से साफ कहा गया था, रोटी बेटी माटी का एक स्लोगन जारी किया गया था और उसके तहत घुसपैठियों को जो उससे नुकसान हो रहे हैं झारखंड की बहु बेटियों को और यहाँ की जनता को, उस पर लेकर यहाँ पर कैंपेन की गई थी। ये वही 38 सीटें हैं जहां पर अभी तक बीजेपी का सबसे अगर बेस्ट बात करें तो यहाँ 19 सीटें अभी तक बीजेपी ने निकाला है सबसे बेस्ट तरीके से। और वही जेएमएम की बात करेंगे तो जेएमएम का सबसे बेस्ट इन 38 में से 13 सीटें रहा है, वही कांग्रेस की 8 सीटें। तो ये सबके लिए अपना परफॉर्मेंस सुधारने का समय है। अब जनता जो है उन सब की मुद्दों को सुन रही है और अभी वोटिंग का शुरुआत है और जैसे जैसे धूप चढ़ेगा, सूरज अपने तप पे आएगा, क्योंकि ठंड धीरे धीरे आ रही है, तो ऐसे में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से लोगों का जो काफिला है, भीड़ है, वो काफी बढ़ता जाएगा। ऐसे आपको बता दूं कि अब तक झारखंड में एक खराब ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा लोकतंत्र के हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि जो शहरी वोटर है वो 45 से 50 के आसपास रह जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण वोटर है वो तो 70 से 80 जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शहरी वोटर है वो इस छुट्टी का आनंद अपने परिवार के साथ लेने लगते हैं, लेकिन वो इस जनतंत्र के पर्व में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो हम अपने चैनल से भी हम लोग उनको माध्यम से उनको आग्रह करेंगे कि वो भी इस लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने और आज वोट करें, क्योंकि शहरी क्षेत्र पिछड़ता है तो कहीं ना कहीं जो उनका जो चुनाव होता है प्रत्याशियों का, उसके लिए भी 5 साल इंतजार करना पड़ता है कि अगली बार इन्होंने क्या किया नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि झारखंड में जिस तरह से जो 38 सीटें हैं, ये 38 सीटों में संथाल का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। ये संथाल का क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जेएमएम का गढ़ माना जाता है और वहां पर बीजेपी जो है वो उसे नमारी करने की प्रयास कर रही है। और वहां पर योगी आदित्यनाथ की बात करें या प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, केंद्र के और शिवराज सिंह चौहान, ऐसे तो लगातार वहां पर कैंपेन करते रहे और सबकी एक टारगेट था कि वो बीजेपी को उस क्षेत्र में मौजूद कर सके जहां पर बीजेपी पिछड़ी हुई है, ताकि वो सरकार आराम से बना सके। जी ठीक है मुकेश जी, आप हमारे साथ बने रहे और यहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र से भी हमारे साथ स्नेहल जोशी जुड़ चुकी है। स्नेहल जी, जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ हलचल है महाराष्ट्र में? अभी अभी हमने देखा बारामती में अजीत पवार वहां मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, उन्होंने अपनी जीत का दावा भी पेश किया है। इसी बीच जानना चाहेंगे क्या कुछ हलचल है महाराष्ट्र में मतदान केंद्रों पर? आज सवेरे से ही महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो सभी मुख्य नेता है अपने अपने जिन्होंने अपने अपने समय जो है वो अब जनता में शेयर कर चुके हैं कि कितने बजे मतदान होगा। और आज सवेरे ही सबसे पहला हर बात की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरल संघ चालक श्री मोहन जी भागवत जी ने अपना मतदान जो है वो कर चुका है और देश के लिए कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी अपना मतदान करना चाहिए। 100% मतदान के लिए भी वे आग्रही नजर आए, क्योंकि हमने लोकसभा के समय देखा था कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो मतदान के प्रति कितनी उदासीन नजर आई थी। और उसके बाद आज का ये संदेश भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि
ग्राउंड पर जो इलेक्शन के समय काम हुआ है, ये अगर कैंपेन के समय काम हुआ तो 100% मतदान के लिए ही कैंपेन हुआ था। तो आज स्वर्ग संघ चालक मोहन जी भागवत जी ने भी सवेरे अपने उद्बोधन में कहा है कि 100% मतदान करना चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही मतदान करना चाहिए। और आज की ये जो शुरुआत है महापर्व के, सत्ता के महापर्व की ये जो शुरुआत है वो सवेरे अब हो चुकी है। और कई मान्यवर जो है वो अभी केंद्र पर आते हुए या फिर भाऊ साहब दफ्तरी पर हम देख सकते हैं हमारे पीछे में कितनी जो भीड़ है। ज्येष्ठ नागरिक जो है वो भी इस समय अब अपना अपना मतदान करने के लिए आ चुके हैं। कई नागरिक जो है हमारे साथ में, क्या बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा हमें आपको ऐसे लगता है कि इस समय इस इलेक्शन में महत्वपूर्ण मुद्दा लग रहा है आपको? जी, काम करने वाला आदमी होना, वोट जिहाद हो या फिर कई जो है बटेंगे तो कटेंगे नारे भी बहुत सक्सेस रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। आपको नहीं लगता? अच्छा, इसके पहले 10 साल चुन के आए नहीं, बाद एक भी बार नहीं आए थे। अच्छा, समस्या जाने के लिए। अच्छा, बिल्कुल हम मध्य के लोगों के साथ हैं। यहाँ तो सभी मीडिया कर्मी ही नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, एक आंटी जो आई, आंटी क्या बताना चाहेंगे? लव जिहाद हो या फिर वोट जिहाद है या फिर बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे लग रहे थे, क्या लगता है आपको? तुमच्या उत्सवामध्ये सहभागी बिल्कुल एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा भी आंटी जी ने दिया है और वो भी कह रही है कि हाँ बटेंगे तो कटेंगे ये नारा सही है और इसी नारे को मद्देनजर रखते हुए वो अपना मतदान करेंगे। अन्य भी महत्वपूर्ण लोग जो है वो इसी बूथ पर आने वाले हैं। ऐसे में ये जो बूथ पर है कई मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हैं। थोड़े बाद जो मूल नागरिक है, अंकल जी आप ज्येष्ठ नागरिक में आ गए हैं, क्या बताना चाहेंगे? बटेंगी तो कटेंगी का नारा था, एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा था, आपको क्या लगता है वोट जिहाद हुआ था? ज्यादा ठीक से नहीं चलता। अच्छा, तो मुद्दा क्या है? क्योंकि मोहन जी भागवत जी ने सवेरे कहा था बीजेपी से मतलब है, बाकी कटेंगा बटेंगा इससे कोई मतलब नहीं। बीजेपी आने के बाद बीजेपी या प्रगति? नहीं, बीजेपी वही प्रगति हुई ना, बीजेपी बोले तो प्रगति थी। अच्छा, इतने साल से तो वही चल रहा है। अच्छा, इनके लिए विकास का मुद्दा यानी प्रगति का मुद्दा ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि बटेंगे या कटेंगे या फिर एक रहेंगे सेफ रहेंगे या फिर जो हिंदुत्व के अलग भी मुद्दे हैं या फिर वो वोट जिहाद है, ऐसे मुद्दे को वो इतना महत्व नहीं देते, वो विकास को महत्व देते हैं, इसलिए वो भाजपा के साथ है, ऐसा उनका कहना है। जी स्नेहल जी, बखूबी आपने जनता के मन को टटोला है। यहाँ पर ये भी बता दीजिए कि संवेदनशील बूथों के बारे में अगर बात करें तो संवेदनशील बूथों पर किस तरीके के सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं? बिल्कुल, महाराष्ट्र में क्योंकि ये जो इस साल का जो चुनाव है वो बहुत ही रंजक होते हुए नजर आ रहा है। कुल इलेक्शन के 5 दिन पहले जब चुनावी प्रक्रिया खत्म हो रही थी, उसी समय हमने देखा है या फिर जो चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई उसके बाद भी हमने देखा है कि कई गंभीर बातें सामने आई हैं। कई जगह पर भिड़त भी हुई है, कई जगह पर 2 गुटों में लड़त भी हुई है, यानी मारपीट भी हुई है और साथ में नेताओं पर थूकने या फिर उनको पत्थर मारने तक की बात आई है, कुर्सियां फेंकने तक की बात आई है, पैसे बांटने की भी बात जमकर सामने आई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा चौकन्ना है या फिर हम कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसकी भी कड़ी नजर महाराष्ट्र पर अब बनती नजर आ रही है। हर एक बूथ पर करारी नजर के साथ अतिरिक्त पुलिस दल का जो आयोजन था वो हर जगह पर 2000 से अधिक का था, लेकिन आज की तारीख में सवेरे ये बात सामने आई है कि हर जगह पर फिर एक बार
1500 पुलिसकर्मी हर स्टेट के हर एक जिले में अब बढ़ाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स हो हर जगह का, यानी सीआरपीएफ से के भी जो जवान है वो भी अब महाराष्ट्र में इस चुनाव को लेकर जो है वो जमीन पर काम करते हुए नजर आएंगे। और एक और जहां पर हमने कहा है कि दिन भर की हम जब बात करते हैं तो इस बार भी देखना होगा कि सबसे ज्यादा, क्योंकि पिछली बार लोकसभा के समय हमने देखा था कि स्टेज पर से नारे लग रहे थे, स्टेज पर से आह्वान हो रहे थे कि किस पार्टी को चुनकर देना है, किस पार्टी के लिए मतदान करना है। लेकिन इस साल जो है वो ऐसे जिहादी नारे या फिर जिहादी मार्गदर्शन कहीं पर भी होते हुए नहीं दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें आगाह किया गया, छोटी चूहा बैठकें भी ली गई, ऐसी बात भी सामने आई है। लेकिन देखना होगा कि दिन भर के इसमें कितनी, क्योंकि चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हर महिला को अपना चेहरा दिखाकर ही अपना मतदान करना है। तो हमने वो भी देखना है कि पिछली बार जैसा कितने बुरखे वाली जो महिलाएं हैं जो अपना चेहरा छुपाकर उन्होंने मतदान किया था, वो कितनी खुलकर सामने आती है। ये भी आज के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा छानबीन का रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछला जो चुनाव है उस पिछले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही इस चुनाव का पूरा कैंपेन जो है वो किया गया है, और उसी के चलते आज का दिन भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्नेहल, ये देखने वाली बात होगी कि बुरखे में महिलाएं वोट करेंगी या बुरखा हटा करके वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगी। स्नेहल, इसी के साथ जानना चाहेंगे कि 288 विधानसभा सीटों पर तो चुनाव है ही, इसी के साथ एक लोकसभा सीट नांदेड़ में भी इस वक्त उपचुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? आज सवेरे से तो कोई जानकारी मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जो है वो नागपुर के महत्वपूर्ण नेताओं पर है। क्योंकि नागपुर शहर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे है, या फिर ऐसे ही जैसे मोहन जी भागवत है, ऐसे कई गणमान्य और बड़े चेहरे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। तो मेरा सवेरे से ध्यान ऊपर था, तो मैं नांदेड़ के बारे में कुछ बता नहीं सकती। ठीक है स्नेहल जी, जानना चाहेंगे वहां पर क्या अभी कौन कौन से वीआईपी वोटर्स हैं? आप जिस मतदान केंद्र पर इस वक्त खड़ी हैं, वो मतदान केंद्र पर कौन कौन से वीआईपी वोटर सुबह 7 बजे से वहां पर पहुंचे वोटिंग के लिए, इसको लेकर कोई जानकारी हो तो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत इस मतदान केंद्र पर थे। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मीडिया प्रभारी जो है, या फिर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जो है सुनील जी आंबेडकर, वो भी इस मतदान केंद्र पर आए। बाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी नागपुर शहर में अपना मतदान सह कुटुंब करेंगे, या साथ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपना मतदान करेंगे, इसी नागपुर शहर में करेंगे। महाराष्ट्र के जो बावनकुळे जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो भी महाराष्ट्र के इसी क्षेत्र में अपना मतदान सह कुटुंब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, वो भी अपने कुटुंब इसी नागपुर शहर में मतदान करेंगे। ये इससे भी अधिक लोग जो है वो जैसे बनवारी लाल पुरोहित है, या फिर हम कह सकते हैं कि कई मान्यवर है इस समय। ठीक है।